हेलो दोस्तों, वर्ड हिस्ट्री का ये आज नेक्स्ट वीडियो है। इसमें जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इटली का एकीकरण यानी इटली के यूनिफिकेशन से पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठभूमि इसकी क्या थी, इटली के एकीकरण की, बाधक तत्व क्या थे, सहायक तत्व क्या थे, प्रक्रिया और परिणाम क्या। तो इटली की अगर पृष्ठभूमि देखें हम लोग तो रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद क्या हुआ था, इटली कई भौगोलिक इकाइयों में बट गया था, जैसे कि ये मैप में मैंने दिखाया है। इसको बारे में भी बताऊंगा। इस पर विदेशी शक्तियाँ होती हैं, अलग अलग जो भौगोलिक इकाइयाँ बढ़ गई थी, इन पर सब पर विदेशी शक्तियों का काफ़ी प्रभाव था। तो जैसे कि देखते हैं, ये इटली था, इतने पार्टों में डिवाइड था। ये हो गया पीडमोंट, पी से पीडमोंट लिखा है, और ये सार्डिनिया। ये बेसिकली इसको इस टाइम कह सकते हो, यही बेसिकली इटली था। बाकी सब जो भी राज्य थे किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में थे। जैसे यहाँ पे नीस था, नीस और सेवॉय ये फ्रांस के इन्फ्लुएंस में थे। लोम्बार्डी और बेनेसिया ये ऑस्ट्रियाई हंगरी जो एम्पायर था उसके इन्फ्लुएंस में था। और परमा और मेडिना और टस्कनी ये भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया और जो हंगरियन एम्पायर था उसके इन्फ्लुएंस में था। रोम में फ्रांस की सेनाएं नियुक्त थी। नेपल्स और सिसली ये फ्रांस के इन्फ्लुएंस में था। तो पूरा इटली बटावा, और जो छोटे छोटे स्टेट थे इनके, उस पर किसका अधिकार, कहीं ना कहीं किसी विदेशी शक्ति का इन्फ्लुएंस इस पर था। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात ये थी कि जो राष्ट्रवाद के तत्व थे, है ना, इनको जोड़ने वाले, जैसे इनका मेन, इनको पूरे इटली को जोड़ने वाला जो एक महत्वपूर्ण तत्व था, इनकी प्राचीन रोमन साम्राज्य, है ना, प्राचीन रोमन साम्राज्य जो था और उसका जो गौरव था, वो एक वो इनको जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व था। और इसी प्राचीन रोमन साम्राज्य ने क्या करा, इनमें जो है इटली वासियों में एक राष्ट्रवाद को इन्होंने जगाया। और यही राष्ट्रवाद जो कारण बना इटली के यूनिफिकेशन का। बाधक तत्व क्या आ रहे थे, बाधक तत्व यही थे जो अनेक राज्य थे, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, है ना। और बीच में क्या था, पोप का जो राज्य था ना, इसको आधे आधे भागों में इन्होंने बांट दिया था। साउथ में नेपल्स और सिसिली जो कंपैरेटिवली थोड़े गरीब थे, जबकि रोम से नॉर्थ के जो एरिया थे इसमें पीडमोंट और सार्डिनिया ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। पीडमोंट और सार्डिनिया, बाकी के स्टेट्स में बस यही दो एक स्टेट थे, पीडमोंट और सार्डिनिया, जिन पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था। बाकी सब पर किसी न किसी का इन्फ्लुएंस था, और उनकी स्थिति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति कोई ठीक नहीं थी। विदेशी प्रभुत्व था, सबके इन्फ्लुएंस में रह रहे थे। सामाजिक आर्थिक विषमता, नॉर्थ रोम से जो नॉर्थ के स्टेट थे वो कंपेरेटिवली थोड़े ठीक थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइप का तो मतलब नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर वगैरह अच्छी थी। लेकिन साउथ के बहुत गरीब थे स्टेट्स। इसमें अलग अलग विचारधाराएं चल रही थी। जैसे काबुर जो था, काबुर पीएम था ये यहाँ का, पीडमोंट और सार्डिनिया का। तो ये संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहा था। अलग अलग विचारधारा का मतलब, ये संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहा था। मैजनी और गैराबॉल्डी ये गणतंत्र की बात कर रहे थे, जबकि जियोबर्टी जो था ये कहता पोप के नेतृत्व में इटली का, मतलब ये अगर ये आपस में जो बात कर रहे थे कि इटली का अगर यूनिफिकेशन होता है, एक इटली पूरा देश बनता है, तो उसमें कैसे कैसे जो शासन होगा वो कैसा आएगा। तो काबुल कर रहा था संवैधानिक राजतंत्र की बात, गैरिबॉल्डी और मैजनी कर रहे थे गणतंत्र की बात। जियो पार्टी कह रहा था कि रोम के नेतृत्व में, यानी पोप के नेतृत्व में इसका यूनिफिकेशन हो। अब देख लेते हैं सहायक तत्व, जो इटली के यूनिफिकेशन में जो सहायक तत्व थे वो क्या थे। पहला था फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडिया थे वो धीरे धीरे इटली में आए, है ना, वही समानता, स्वतंत्रता, ठीक। और जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने इटली पर कब्जा कर लिया, पूरे इटली को कंट्रोल में ले लिया अपने। और जब पूरे इटली को कंट्रोल में लिया था तो एक प्रशासनिक आर्थिक एकीकरण, मतलब पूरे इटली का क्या करा इसने, एक समान प्रशासनिक
आर्थिक एकीकरण एक प्रकार से इसने किया। यानी नेपोलियन की जो शासन व्यवस्था थी उसने एक रूपता लेके आया पूरे इटली में, एक समान शासन व्यवस्था इस पर लागू करी। ठीक, तो जब एक समान शासन व्यवस्था इसने लागू करी तो इनमें क्या हुआ, इटली के जो अलग अलग स्टेट्स थे इनमें एक प्रकार की राजनीतिक चेतना का विकास होना शुरू हो गया, राष्ट्रवाद की। इसलिए जो है आधुनिक इटली का जन्मदाता किसको बोलते हैं, नेपोलियन को ही बोला जाता है। एक कार ये कार्बोनरी क्या थी, एक रेवोल्यूशनर ऑर्गेनाइजेशन थी जो इटली के जो कोल वर्कर थे, है ना, कोयला वर्कर, इन लोगों ने मिलकर बनाई थी। इसमें इसके सदस्य थे और ये गुप्त संगठन था। तो रेवोल्यूशनरी संगठन था ये ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसकी भी एक बड़ी भूमिका रही। फिर मैजनी ने जो यंग इटली इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, इसने भी इटली के एकीकरण में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। खनिज संसाधन इटली में जो थे, इससे क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यहाँ पे, खास करके पीडमॉन्ट और सार्डिनिया में, और ये स्ट्रांग हुए। और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था, इटली का यूनिफिकेशन हुआ है। बौद्धिक वर्ग जैसे रासोटी, सिल्विया, इनकी काफ़ी इन्होंने राष्ट्रवाद जगाया। प्राचीन जो गौरव था इटालियन, है ना, जो रोमन साम्राज्य का गौरव था, इससे लोगों को इन्होंने क्या किया, उसमें लोगों में राष्ट्रवाद को जगाने में इनकी भूमिका रही। ठीक है, सांस्कृतिक एकता के तत्व इसमें थे ही, क्योंकि एक भाषा, एक ही संस्कृति थी इनकी, है ना, और प्राचीन गौरव रोमन साम्राज्य का। इटली का एकीकरण इसलिए बहुत आसानी से हुआ क्योंकि इनके पूरे इटली में, हालांकि अलग अलग स्टेट्स में इन्फ्लुएंस था, लेकिन उनके अंदर एक कॉमन भाषा थी, इनकी एक लैंग्वेज थी, वन लैंग्वेज वन कल्चर, है ना। और एक ही मतलब जो रोमन साम्राज्य, उसका प्राचीन गौरव इनके पास था। परिणाम क्या हुआ, यूरोप के मैप पर एक नया नक्शा आया, और मैटरनी की व्यवस्था जो कि इसने इटली को डिवाइड कर रखा था। मेन यही थी जो किसी यूरोप के अधिकतर देशों में उसको स्टेबल नहीं रहने देना चाहती थी। ये मैटरनिक व्यवस्था का भी यूरोप में धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक है मुसोलिनी और इसकी विदेश नीति। तो इटली के संदर्भ में मुसोलिनी के दो उद्देश्य थे इटली के संदर्भ में। एक तो इटली का सम्मान, उसको पुराना जो सम्मान था वो वापस करवा के लाना है, और दूसरा इटली का सशक्तिकरण करना है। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप उसने अपनी विदेश नीति बनाई जिसमें पहला साम्राज्य विस्तार को उसने बल दिया। भूमध्य सागर जो था उसमें अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, उसको एक रोमन झील के रूप में बदलने का प्रयास किया। फ्यूम बंदरगाह, इस पर कब्जा कर लिया। इथियोपिया को जीता इसने। राष्ट्र संघ था, इससे इस्तीफा दे दिया, और रोम बर्लिन की धुरी का निर्माण किया, जिसमें बाद में जाके जापान भी जुड़ गया। उग्र विदेश नीति के कारण क्या हुआ, इसी की उग्र विदेश नीति के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी, मतलब इसकी जो उग्र विदेश नीति थी उसने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब अगला टॉपिक है जैकोबियंस कौन थे, फ्रांसीसी क्रांति में उनकी भूमिका क्या थी। जैकोबियंस एक क्लब था, है ना। ये क्लब कौन सा था, उग्र वामपंथी विचारधारा वाला एक प्रभावशाली राजनीतिक क्लब था ये। ठीक, रॉबेस्पियर इसको लीड कर रहे थे, है ना। और इनका जो मानना था कि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन से ही कुछ किया जा सकता, अदरवाइज कोई सुधार नहीं होगा। सुधार तभी होगा जब व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया जाए, और इसी के रॉबेस्पियर समर्थक थे। इनका जो उद्देश्य था, एक तो निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद जो उस टाइम फ्रांस में थी उसको समाप्त करना, और समानता पर आधारित संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, तो निरंकुश राजतंत्र, सामंतवाद समाप्त करना, उन्मूलन इसका, और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया, हिंसात्मक क्रांति का प्रयोग किया। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांस की क्रांति, इसमें इसकी क्या भूमिका रही, क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व किया इन्होंने। जन जागरण का काम किया, है ना। जन जागरण किन सिद्धांतों के लिए, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र, इन सिद्धांतों से फ्रांस की जनता को जागरूक किया, उनको समझाया।
खाद्यान्न की कमी हो गई थी उस टाइम और काफ़ी महंगाई थी फ्रांस में। तो इसको मुद्दा बनाकर इन्होंने क्या किया, नए नए जगह जगह विद्रोह किए, है ना। ह्यूमन राइट वायलेशन के जो मुद्दा है इसको इन्होंने उठाया। और रूसों की जो समान इच्छा का सिद्धांत था उसके ये काफ़ी समर्थक थे। और इसी सिद्धांत को इन्होंने क्रांति के दौरान प्रसारित किया। राष्ट्रवाद और नागरिक जो कर्तव्य है उसको भी इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित कर दिया। लेकिन सत्ता में आने के पश्चात इन्होंने क्या किया, उग्र गणतंत्रवाद इसकी स्थापना करी। मतलब एक प्रकार से इन्होंने तानाशाही शुरू कर दी। तानाशाही किसके नाम पर? गणतंत्र की सुरक्षा के नाम पर, कि गणतंत्र सुरक्षित करने के लिए किसी हद तक अपने गणतंत्र को अपने सुरक्षित करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ से इनकी तानाशाही शुरू हो गई। कठोर दंड की नीति लेके आए, शत्रुओं को, विरोधी जो थे इनके, उनका कठोर दंड की नीति के तहत उनका दमन किया गया। नए धर्म को लागू करने का इन्होंने प्रयास किया, जिस कारण इनके शासनकाल को आतंकी शासन की संज्ञा दी जाती है। ठीक। अगला जो टॉपिक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व स्तर पर किए गए शांति के प्रयास। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व स्तर पर काफ़ी ऐसे प्रयास किए गए ताकि आगे भविष्य में युद्ध ना हो, भविष्य में वॉर जैसी सिचुएशन पैदा ना हो। तो ये कौन कौन से थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात ये यूरोपीय औपनिवेशिक राज्य थे, इनका पतन हो गया, है ना। नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक आया, उसमें नए वर्ल्ड ऑर्डर में दो ही कंट्री थे, रशिया और सोवियत संघ और यूएसए। इनके नेतृत्व में इन्होंने क्या प्रयास करने शुरू किए कि थर्ड वर्ल्ड ना हो पाए, इसलिए विश्व शांति हेतु कुछ प्रयास किए गए। जैसे 1944 में ब्रेटन वुड समझौता आया। आर्थिक स्थिति सुधार, जिसके तहत आईबीआरडी और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। और आर्थिक जो जो युद्ध में देश बर्बाद हो गए थे उनमें आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए गए। 1945 में यूएन आया, यूनाइटेड नेशंस। विश्व शांति सुरक्षा में इसने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। बेसिकली यूएन की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि आगे कभी वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा ना हो, वर्ल्ड वॉर जैसा ना हो। लेकिन आज स्थिति कुछ और है, यूएन एक प्रकार से बेकार हो चुका है। ठीक है। फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन थी, वो आई। 1947 में मार्शल प्लान आया, जिसमें यूएस और ईयू यानी यूएस और यूरोपीय देशों की आर्थिक उत्थान व पुनर्निर्माण का इसका प्रयास किया गया। फिर पेरिस समझौता, जर्मनी के साथ सुलह की गई और साथ ही यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण का प्रयास किया गया। 1957 में नाटो की स्थापना की गई, विभिन्न देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, ताकि विभिन्न जो यूरोप के देश थे, पश्चिमी यूरोप के देश खासकर, उनके बीच में सुरक्षा सहयोग बढ़े। लेकिन ये नाटो शांति वांति नहीं, इसने पूरी दुनिया में अशांति फैला रखी है। 1959 में ये ओपन स्काई पॉलिसी आई। इसके तहत आर्थिक और राजनीतिक संबंध सुधारने हेतु प्रयास किए गए और अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक समझौते संगठन काफ़ी आए विश्व शांति की स्थापना के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन गुटबंदी और शीत युद्ध ने इन प्रयासों को पूर्णतः सफल नहीं होने दिया। इसका परिणाम शीत युद्ध देखा गया। ठीक है। वर्तमान में रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल गाजा वॉर, है ना, चीन की आक्रामकता। तो कुल मिलाकर देखने को जो मिल रहा है, जो कोल्ड वॉर 2.0 देखने को इस टाइम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है इस टाइम दुनिया भर में। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर धीरे धीरे विश्व बढ़ रहा है। अगर ये चीज़ें, ये रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल गाजा जो वॉर थे, इसको कंट्रोल नहीं किया गया, चीन की जो आक्रामकता है इसको रोका नहीं गया, तो विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। अतः विश्व में स्थायी शांति हेतु जो रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है, यानी विधि आधारित वैश्विक व्यवस्था व सघन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता है इसमें। ठीक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अवश्यम भावी बनाने में हिटलर की भूमिका। तो हिटलर का जो टाइम पीरियड था वो 1939 से लेकर 1945 के बीच में था। उस टाइम ये जर्मनी का चांसलर भी बना था। ठीक। इसकी भूमिका क्या थी
नाजीवाद की विचारधारा दी थी इसने, है ना। जर्मन नस्लीय नस्लीय सर्वोच्चता को प्रोत्साहित किया था, इसको सपोर्ट किया था। उग्र राष्ट्रवाद, अखिल जर्मन साम्राज्य की स्थापना पर ये बल देना इसने प्रयास किया था कि एक अखिल जर्मन साम्राज्य की स्थापना की जाए। वॉर्साय जो पैक्ट था इसका इन्होंने उल्लंघन कर दिया था, है ना। इसको ये जर्मन का अपमान मानता था। राष्ट्र संघ से अलग हो गया, सशक्तिकरण को इसने प्रयास किया। और जर्मन, बर्लिन और टोक्यो, वो रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का भी निर्माण किया। होलोकॉस्ट, यहूदियों का संहार किया इसने। विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी इसकी नीति थी। सबसे पहले इसने राइनलैंड का सैन्यकरण किया। चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड पर इस पर हमला इसने किया। केवल देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध के लिए केवल हिटलर की जो पॉलिसी थी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, बल्कि यूरोप के देशों में जो संकीर्ण हित भी थे ना, वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे जब हिटलर का राइज हो रहा था तो ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या करा, हिटलर से जो जर्मनी को तुष्टिकरण की, जर्मनी के लिए विरुद्ध जो है कि इन्होंने क्या करा, तुष्टिकरण की एक प्रकार से नीति अपनाई। जब इसका राइज हो रहा था तो ये धीरे धीरे आसपास के देशों पर हमला कर रहा था, तो ये चुपचाप बैठे रहे, ये कुछ बोले ही नहीं उससे, ठीक है। दूसरे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वॉर्साई की संधि साइन की गई थी, वो वाकई में एक बहुत बड़ी अपमानजनक संधि थी। उसमें मतलब एक प्रकार से वो संधि वंधि कुछ नहीं थी, जर्मनी को अपमान करने के लिए एक प्रकार से बनाया हुआ एक प्रकार का पैक्ट था वो, ठीक है। और तीसरा कारण था जो जो यूरोपियन जो देश थे ना, इनके बीच में उपनिवेशों की स्थापना को लेकर जो एक प्रकार से कंपटीशन चल रहा था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा कारण बना। तो इस प्रकार कह सकते हैं हिटलर की नीतियों के साथ साथ यूरोप की जो राजनीति थी उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगला टॉपिक है कि इटली के यूनिफिकेशन में काबुर की जो भूमिका थी उसके बारे में। तो काबुर था कौन? काबुर जो विक्टर एमेनुअल था, जो पीडमोंट और सार्डिनिया मैंने बताया था, उसका जो उसमें जो राजा था, है ना, शासक था, उसने इसको चांसलर नियुक्त किया था, क्योंकि काफ़ी स्मार्ट था ये काबुर। अपनी कूटनीतिक समझ और इटली की समस्या, कूटनीतिक समस्या इसने क्या किया, इटली को पूरी यूरोप की समस्या बना दिया इसने। जो इटली अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड था, जिस पर अलग अलग देशों का इन्फ्लुएंस था, तो इसने क्या करा, इसकी जो इटली की समस्या थी पूरे यूरोप की समस्या बना दी। इससे क्या हुआ कि एक प्रकार से सिंपैथी, है ना, इटली को सिंपैथी मिलना शुरू हो गई, ठीक है। तो फिर इसने क्या क्या किया, अपने प्रधानमंत्री बनते ही पीडमोंट का सशक्तिकरण शुरू कर दिया इसने, और काफ़ी सुधार भी किए, है ना। इटली के विभिन्न क्षेत्रों के एकीकरण हेतु इसने आंदोलन की अगुवाई भी करी। तीसरा, फ्लॉम्बियर्स की संधि। फ्लॉम्बियर्स की संधि इसने करी थी फ्रांस से। फ्रांस से संधि संधि कर ली कि हम ऑस्ट्रिया पे हमला करूँगा, मतलब इटली और ये पीडमोंट था ना, ये ऑस्ट्रिया पर हमला करेगा इटली, तो आप फ्रांस जो है चुप रहेगा। ये इसलिए हुआ था जब इसने इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बनाया, तो फ्रांस जो था, फ्रांस काफ़ी इमोशनल हो गया था इसके लिए, ठीक है। तो इसने क्या करा, फ्रांस को मना लिया काबुर ने कि जब हम ऑस्ट्रिया पे हमला करेंगे तो तुम चुप रहना। इससे क्या हुआ, जब ऑस्ट्रिया पे ने हमला किया पीडमोंट ने, तो लोम्बार्डी का क्षेत्र था वो इसको मिल गया। परमा, मेडोना और टस्कनी, इसने क्या करा, ये भी ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के उसमें था, इन्फ्लुएंस में, जैसे कि पहले बताया था। तो जैसे ही लोम्बार्डी इसको मिल गया, इसने ऑस्ट्रिया को हराया। इन तीनों क्षेत्रों में, परमा, मेडोना और टस्कनी में जनमत संग्रह कराकर इसने इसको मिला लिया, ठीक है। अब आई दक्षिणी के राज्यों की, जो कि रोम के साउथ में थे, उन पर, जो कि रोम के साउथ में थे, नेपल्स और सिसिली। रोम में तो थे ही फ्रांस की सेनाएं, दूसरे नेपल्स और सिसिली पे भी क्या था, इसका इन्फ्लुएंस था। अब ये डायरेक्टली इस पर इसको नेपल्स और सिसिली को मतलब पीडमोंट में मिलाना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि फ्रांस, अगर ये ऐसा करता तो फ्रांस के सीधे विरोध में आया था। तो उसने क्या करा, गैराबोल्डी को वहाँ भेज दिया, कि गैराबोल्डी से कहा कि तुम इन क्षेत्रों का एकीकरण करो इटली में। तो गैराबोल्डी क्या था, इसने एक लाल कुर्ती स्वयंसेवक आंदोलन चलाया, किसानों को वहाँ के किसानों को आपस में मिलाया और नेपल्स और सिसिली को इटली में मिला लिया। फिर बाकी का जो रह गया था, वेनेशिया, है ना, वेनेशिया रह गया था,
तो जर्मनी का एकीकरण के साथ ही रोम और वेनेशिया पर भी इटली का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो काबर के लीडरशिप में इटली का यूनिफिकेशन हुआ। और अगर गैरावोल्डी की बात करें तो गैरावोल्डी ने जो जो रेवोल्यूशनरिस्ट जो मूवमेंट चला रखा था, उसकी जो पॉलिसी ये थी आक्रमणकारी नीति। गैरावोल्डी खास करके जो उसने किया था, मेन भूमिका जो थी नेपल्स और सिसिली, यहाँ पर रेवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया था और इसका एकीकरण इटली में किया था। ठीक, तो ये हो गया इटली का यूनिफिकेशन, गैरावोल्डी और काबर की भूमिका। अगला टॉपिक है रशियन रेवोल्यूशन। ये कैसे हुआ, इसका कारण क्या थे, परिणाम चरण कैसे थे, परिणाम क्या हुआ, विश्व पर इसका प्रभाव, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो 1917 में निरंकुश शासन, सामंतवाद और पूंजीपतियों से मुक्ति हेतु मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित जो क्रांति हुई थी रूस में, उसको ही रशियन रेवोल्यूशन बोला जाता है। अगर इसके कारण की बात करें तो निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजशाही थी वहाँ पे, जो राजत्व है ना, राजत्व और देवीय सिद्धांत थे, इसके आधार पर शासन चला रहा था। और एक प्रकार से जो जनता की समस्याएं थी उसके प्रति ये उदासीन था। जो रूस था, फ्रांस की बात ही सामाजिक आर्थिक विषमता इसमें काफ़ी थी। जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कौन सा, जार था, कुलीन वर्ग था, पादरी, ये लोग क्या थे, ये पादरी वादरी तो हर जगह ही साले विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। और जो विशेषाधिकार विहीन थे, जो डिप्राइव थे, वो लोग किसान, मजदूर, जो बेसिकली जो वहाँ की जो प्रोडक्टिव वर्क था वो सब विशेष अधिकार विहीन था। और जो कुछ नहीं कर रहा था, खाली बैठ के खा रहे थे, ये विशेषाधिकार इनको प्राप्त हो। भारत में भी ऐसा ही होता है, अभी भी शायद ये ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, कि भारत में अगर देखा जाए तो जो जो फालतू का कोई कुछ कर नहीं रहा है ना, वो उसको विशेषाधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, और जिनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, जो यहाँ के प्रोडक्टिव वर्ग है, उसको, चाहे वो किसान हो गया, मजदूर हो गया, उसको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। किसानों की जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी। भूमि का 67% कुलीन वर्ग के पास था, ये जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि 13% किसके पास थी भूमि, चर्च के पास। किसानों के पास तो भूमि ही नहीं थी, बहुत कम थी। तो भूमिहीन किसान थे। दास प्रथा कहने को 1861 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसका उस टाइम भी चलन चल रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, शिक्षित शिक्षित जो मध्यम वर्ग है, इसका उदय होना शुरू हो गया। उसमें आधुनिक शिक्षा लेकर, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ क्या क्या है, आधुनिक सिद्धांत भी आए इनके बीच में, और धीरे धीरे राष्ट्रवाद इनके अंदर विकसित होना शुरू हो गया। समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। कैसे हुआ, जो श्रमिक और कृषक मुद्दे उठाए इन्होंने। कैसे हुए समाजवादी विचारधारा का प्रसार, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ नहीं था रशिया में, तो रशिया में क्या था, विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। इसी के तहत जब ये विदेशी निवेश आया, इन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित करी। तो ये लोग क्या करते, जो विदेशी कंपनियाँ थी, ये इनके जो मजदूर थे, श्रमिक पर, इन पर काफ़ी अत्याचार करते थे। किसानों पर भी अत्याचार करते थे। तो किसानों और श्रमिकों के मुद्दों को उठाने के लिए समाजवादी विचारधारा रशिया में प्रवेश करी, और वहीं से इन्होंने इनकी मांगों को उठाने शुरू कर दिया। बौद्धिक वर्ग, जैसा कि जानते हैं, हर मूवमेंट में भूमिका होती है। गॉर्गी थे, मैक्सिम गॉर्गी, टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस किताब काफ़ी फेमस हुई थी उस टाइम। इन्होंने क्या किया, रूसी जो गौरव था इसको जागृत किया कि कैसे इन्होंने नेपोलियन को हराया था, है ना। तो नेपोलियन को हराने के आधार पर इन्होंने क्या कर लिया, अपने देश में जो रशियन प्राइड था उसको जागृत कर लिया। और दूसरे लोगों में गुस्सा था कि जापान द्वारा रूस को हरा दिया गया था। ठीक है, इससे जो रशियन जो नेशनलिज्म था वो काफ़ी आहत हुआ। जार के प्रति काफ़ी रोष यहाँ पर जनता में भड़कना शुरू हो गया। श्रमिकों की दशा बहुत ख़राब थी। मैंने बताया था, विदेशी पूंजी जो उद्योग स्थापित हुए थे, यहाँ जो उद्योगों के जो ओनर्स थे, इनको काफ़ी इनका शोषण कर रहे थे, है ना। दूसरे, रूसीकरण की नीति क्या करी इसमें जाके, इसमें इन्होंने जो रशियंस पीपल्स थे, खाली जो रशियंस रेस, जो मेन जाति थी, खासकर स्लाव, इनको कुछ विशेषाधिकारी कुछ ऐसी तरह बात कर रहे थे। तो गैर रूसी जो जाति थी, इन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। कारण क्या बना, तात्कालिक कारण, जो पहले विश्व युद्ध में हुआ था। हालांकि रशिया उसमें जो अलाइड फोर्सेस था उसमें शामिल था, जीत गए थे लोग,
लेकिन इसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई थी, भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया था, मज़दूरों का काफ़ी शोषण बढ़ने लगा था। तो फिर मज़दूरों और सैनिकों ने क्या करा, ये एक रशियन रेवोल्यूशन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली कारण थे, है ना। और इसके जो चरण थे, 3 चरणों में रशियन रेवोल्यूशन हुई। 1905 की क्रांति हुई थी। इसमें ड्यूमा का गठन किया गया, है ना। नागरिक अधिकारों के को जो नागरिक अधिकार थे उनको मान्यता दी गई और राजतंत्र जो एक प्रकार से पराजित हो गया, लेकिन पूरी तरह से अभी क्रांति नहीं हुई थी। फरवरी 1917, इसमें राजतंत्र जो जो बचा कुचा रह गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, जो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों द्वारा रशियन क्रांति की गई। एक प्रकार से जो रूसी क्रांति है उसको पूरा किया गया है, ठीक है। परिणाम क्या हुए, पहले राजनीतिक परिणाम देख लेते हैं। जो निरंकुश राजशाही थी, जारशाही थी, वो समाप्त होगी, सरवारा का शासन आ गया है ना। दूसरा, विश्व वैचारिक आधार पर 2 भागों में बट गया, एक तो समाजवाद, दूसरा पूंजीवाद। तीसरा, लेनिन ने रूस को क्या करा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उससे इन्होंने इसको अलग कर लिया था। तीसरा, जो लेनिन ने किया गया, जो पूंजीवाद था, पूंजीवाद के साथ साथ इनने औपनिवेशिक साम्राज्यवादी देश थे उनका भी इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। आर्थिक परिणाम क्या हुए, उत्पादन के साधनों और वितरण पर क्या हुआ, राज्य का कंट्रोल आ गया, स्टेट कंट्रोल आ गया। निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया। नियोजित अर्थव्यवस्था, जो प्लानिंग है ना, अर्थव्यवस्था थी, उसको लागू किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काफ़ी बल दिया गया। सामाजिक परिणाम क्या हुआ, वर्ग विभेद समाप्त कर दिया, सभी को समान अधिकार दिए गए। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिससे क्या हुआ, रशिया में साक्षरता बढ़ी। और जो लिंग आधारित डिस्क्रिमिनेशन था, है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसको समाप्त किया गया। और राज्य ने यह माना कि स्टेट का कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्तियों को रोजगार देने का। तो रोजगार देने के लिए इन्होंने नई नई पॉलिसी उसमें चलाई, ठीक। विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा इसका, रशियन रेवोल्यूशन का। तो ये पहली समाजवादी क्रांति थी जो सफल हुई, है ना। तो जो विश्व में सर्वहारा वर्ग थे, जो कि डिप्राइव सेक्शन था, जिनका शोषण चल रहा था, उनके में एक प्रकार से उत्साह भर गया कि हम लोग समाजवादी जो विचारधारा, इसके माध्यम से अपनी मांग रख सकते हैं और अपने अधिकारों हेतु आंदोलन भी कर सकते हैं, ठीक है। कई देशों में समाजवादी सरकारों का गठन किया गया, श्रमिक आंदोलन को प्रोत्साहन मिला, है ना। इसका कारण ये हुआ कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO की स्थापना की गई। नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी जो प्लानिंग है, 5 ईयर प्लानिंग जैसी, इसके प्रति देशों का आकर्षण बढ़ा। भारत में भी वहीं से आई है। उपनिवेश में राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उनको काफ़ी सशक्त हुए। समाजवादी आंदोलन, है ना, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट देखने को मिले अनेक देशों में, जो खासकर की उपनिवेश थे। और पूंजीवाद और समाजवाद के आधार पर वैचारिक मतभेद काफ़ी बढ़ा, जिसका परिणाम ये हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर है वो शुरू हो गया। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके चरित्र पर काफ़ी प्रभाव पड़ा इसका। दूसरा, जो आर्थिक नियोजन है ना, 1931 का जो कराची अधिवेशन था, इसमें आर्थिक नियोजन को एक्सेप्ट किया गया। तीसरा, किसानों और श्रमिकों को प्रोत्साहन मिला, इसी की तर्ज पर इन्होंने आंदोलन शुरू हुए। भारत में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ये शुरू हो गए थे, है ना। और साथ ही साथ जो जो श्रमिकों के आंदोलन थे वो भी शुरू हुए, जैसे 1918-19 में बॉम्बे कॉटन मिल हड़ताल, और लगभग 200, उसके बाद देश में करीबन 200 हड़ताल हुई, जिसमें करीबन 1.5 लाख श्रमिक शामिल हुए, है ना। ये सब जो रशियन रेवोल्यूशन है उसका ही प्रभाव था। बुद्धिजीवी और नेताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू इत्यादि को इन्होंने आकर्षित किया इस आंदोलन ने। यूनियन, जो अलग अलग प्रकार के संगठन थे ना, उनकी स्थापना की गई, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, है ना, इसकी स्थापना की गई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में श्रमिकों को संगठित कर इन्होंने क्या किया, इन यूनियंस ने श्रमिकों को संगठित कर आंदोलन जो
ब्रिटिश सरकार है उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। तो एक प्रकार से क्या था, रशियन रेवोल्यूशन का ही प्रभाव था। निष्कर्ष अगर देखा जाए इस तरह पूरी मानवता के लिए जो रशियन रेवोल्यूशन के मुक्ति के नए संदेश ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ साथ के सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष को अधिक व्यापक आधार प्रदान किया। ठीक है, तो पूरी मानवता के लिए इन्होंने एक प्रकार से नया संदेश दिया, खासकर पूरी मानवता के लिए। और भारत में जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसको भी सामाजिक आर्थिक जो जो उसका पक्ष था नेशनल मूवमेंट का, उसको काफ़ी एक व्यापक आधार प्रदान किया। ठीक है, तो ये था रशियन रेवोल्यूशन। अगला एक टॉपिक है जो यूपीएससी में आया था, ये जो लेनिन की थी, लेनिन की जो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी थी ना, इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 की, भारत ने इससे कैसे क्या एक्सेप्ट किया, कैसे इसको इससे मतलब प्रभावित हुआ भारत इसने, है ना, स्वतंत्रता के पश्चात कैसे इसको ग्रहण किया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो रूसी क्रांति की बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिसका भारत पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, है ना। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पर जो पॉलिसी बनाई गई, जो जो हम नीतियाँ लेकर आए, उन पर भी रशिया की बहुत सारी घटनाओं और उसकी जो क्रांति है उसका प्रभाव पड़ा। उनमें से एक थी ये नव आर्थिक नीति लेनिन की। तो ये बेसिकली नव आर्थिक नीति क्या थी? नव आर्थिक नीति कुछ नहीं थी, एक प्रकार से जो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में देखने को मिलते हैं यही थी है। ठीक है, इसमें क्या था, छोटी जो इकाइयाँ थी ना, जो राज्य में छोटी इकाइयाँ उद्योग थे, इनको क्या करा इन्होंने, प्राइवेट लोगों के हाथ में दी, जो निजी क्षेत्र है उसको हाथ में दी थी। लेकिन जो बड़े उद्योग, बैंक और विदेशी व्यापार था, ये राज्य के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, तो इसको लेनिन ने क्या कहा, राज्य पूंजीवाद यानी स्टेट कैपिटलिज्म का नाम दिया इसको। यही इनकी 1921 की इकोनॉमिक पॉलिसी थी। तो नेहरू पर प्रभाव क्या पड़ा इसका? तो नेहरू यूएसएसआर के निमंत्रण पर रशिया गए थे, सोवियत संघ गए थे, लेनिन ने इनको बुलाया था। तो इन्होंने देखा था यूएसएसआर की यात्रा की, जब तो उन्होंने देखा जो नीतियाँ चल रही थी, आर्थिक नीतियाँ खासकर की, है ना, चाहे वो प्लानिंग जो आर्थिक नियोजन की नीति थी, नव आर्थिक नीति थी, इससे काफ़ी प्रभावित हुए, है ना। समाजवाद से तो ऑलरेडी वो प्रभावित थे ही, है ना। स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने क्या किया, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेके आए, समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद को, है ना, इसका इन्होंने समावेश किया। ठीक, आर्थिक नियोजन, तुम्हारे प्लानिंग कमीशन लेके आए, प्लानिंग कमीशन के माध्यम से फिफ्थ 5 ईयर प्लान लेके आए, है ना, ताकि योजनात्मक विकास किया जा सके। ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में समायोजन का इन्होंने प्रयास किया। ये एक प्रकार से लेनिन की जो आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसका ही प्रभाव था। लेकिन अंतर इसमें बेसिकली क्या था? अंतर, लेनिन जो थे मार्क्सवादी थे, है ना, इन्होंने इस नीति को मार्क्सवाद की स्थापना तक एक साधन के रूप में विकसित किया। इन्होंने क्या कहा था, लेनिन ने जो निजी क्षेत्र है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन साथ ही साथ जो स्टेट का कंट्रोल है उसको भी, बड़े उद्योगों पर स्टेट का कंट्रोल लगा। इनका मानना था कि अभी ठीक से साम्यवाद की स्थापना रशिया में हुई नहीं है। जब तक साम्यवाद स्थापना पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था, तो जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट जो क्षेत्र है, उसकी सहायता ली जा सकती है। लेकिन जैसे ही साम्यवाद स्थापित होगा तो पूरी व्यवस्था, पूरी इकोनॉमिक सिस्टम है, पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में आ जाएगा, ये इनका मानना था। ठीक है, लेकिन नेहरू इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि भारत एक प्रकार से लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, ना कि एक साम्यवादी देश। तो हमने ये जो मिक्स इकॉनमी है, ये हम लोग लेके चलते रहे। 1991 के बाद भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए, है ना। तो कुल मिला के जो उदारीकृत जो अर्थव्यवस्था, इसकी ओर बढ़ना शुरू की। तो और 2014 में क्या हुआ, नीति आयोग की स्थापना हो गई, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का, मतलब धीरे धीरे हम बढ़ने शुरू हो गए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इसका प्रभाव हम पे पड़ा, जो लेनिन की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी। लेकिन जो जिन परिस्थितियों में, जिन उद्देश्य के लिए रशिया में लाई गई, वो भारत में नहीं वो परिस्थिति वैसी थी, नहीं वो उद्देश्य था। ठीक है, तो प्रभाव खाली हमने थोड़े से वहाँ से इन्फ्लुएंस ज़रूर हुए थे। तो ये हो गया लेनिन की जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसका भारत पर कैसे भारत इससे प्रभावित हुआ। अगला टॉपिक है नाजीवाद और फांसीवाद में तुलना, देख लेते हैं। तो दोनों की अवधारणा का विकास वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो समय था, उसके अंतराल था, उसी में इसका हुआ।
नाजीवादी विचारधारा का नेतृत्व जर्मनी ने किया था, जबकि फांसीवादी जर्मनी और हिटलर के नेतृत्व में हुआ, जबकि फांसीवादी विचारधारा जो कि इटली से संबंधित थी मुसोलिनी के नेतृत्व में हुई। इनमें कुछ समानताएं ही कुछ अंतर भी था। समानताएं क्या क्या थी? दोनों ही कट्टरवादी विचारधारा, अतिवादी सर्वसत्तावादी और अति राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा थी। दूसरा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर राज्य द्वारा नियंत्रण स्थापित करने पर उन्होंने बल देती थी ये दोनों विचारधाराएं। सैन्यवाद और विस्तारवाद को इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया। अधिनायकवाद, ये दोनों ही विचारधारा अधिनायकवाद को पोषित करती थी, यानी एक पार्टी एक नेता के सिद्धांत पर कार्य करती थी। लोकतंत्र, उदारवाद, साम्यवाद, इन सबके ये विरोधी थे। ठीक है। प्राचीन गौरव पर इन्होंने दोनों ही पार्टियों ने बल दिया। दोनों ही विचारधाराओं में पेरिस समझौते से उत्पन्न तो दोनों ही ये पेरिस समझौते से उत्पन्न विचारधाराएं थी, और इन दोनों ही विचारधाराओं ने आत्मनिर्भर बनने पर काफ़ी बल दिया। अब इनमें अंतर क्या था? बेसिकली अंतर यही था कि जो नाजीवाद था ना, जो नाजी लोग थे, ये लोग ज़्यादा रेडिकल थे। इतने मुसोलिनी नहीं था, नाजी लोग ज़्यादा थे। इसी को ध्यान में रखकर देखते हैं अंतर। तो नस्लवादी स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में देख ले तो जर्मन नस्ल सर्वोच्चता है ना, ये इस पर आधारित थी। शुद्ध आर्य की बात कर रहे थे लोग, जबकि फांसीवाद में इस तरह की जो नस्लवादी स्वरूप था, इसको देखा नहीं गया। मतलब ये अनुपस्थित था। केवल राज्य सर्वोच्च इकाई है, ये इसमें माना गया। एंटी सेमिटिज्म, जो नाजीवाद था, ये एंटी सेमिटिज्म था, है ना। इसी कारण जो करीबन 6 मिलियन यहूदियों का होलोकॉस्ट किया गया। यहूदी अगर हम फांसीवाद की बात करें तो यहूदी या किसी अन्य धार्मिक जो समुदाय उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा इसमें नफरत नहीं थी। ठीक है। नाजीवाद जो चरित्र अत्यधिक हिंसक और कट्टरपंथी था, जबकि इसका फांसीवाद का इतना नहीं था। और नाजीवाद जर्मन के जो कृषक है ना, जर्मन के जो किसान हैं, इनको काफ़ी श्रेष्ठ बताया और इनके जो कल्याण के लिए बहुत सारे इन्होंने कार्यक्रम चलाए, जबकि फांसीवाद में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। ठीक है। नाजीवाद जो सामाजिक गतिशीलता और वर्ग व्यवस्था, इसके खिलाफ था ये, जबकि जो फांसीवाद है ये वर्ग व्यवस्था को मानता था कि समाज की जो व्यवस्था है ना, इसको बनाए रखने के लिए वर्ग व्यवस्था बहुत आवश्यक है। इसलिए वर्ग व्यवस्था को संरक्षित कर रहा था। आर्थिक संरचना की बात कर ले तो जिस तरह से मतलब जो नाजीवाद था जर्मनी में, जिस तरह से इटली में कारपोरेट राज्य की स्थापना की गई थी, वैसा तो नहीं हुआ था हिटलर के नेतृत्व में। लेकिन फांसीवाद में क्या हुआ, एक प्रकार से कारपोरेट जो स्टेट्स था, इसकी व्यवस्था कर दी गई। ये व्यवस्था कुछ जैसी अपनाई गई। जो सिंडिकेट व्यवस्था थी, ये कारपोरेट राज्य की एक प्रकार से कॉन्सेप्ट था। सिंडिकेट ही चला रहे थे पूरे देश को मिलकर। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, जर्मनी में हिटलर ही सब कुछ देख रहा था, जैसे वो मनमाना अपने तरीके से देश को चला रहा था। ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, जो नाजीवाद और फांसीवाद में क्या कुछ समानताएं थी, कुछ अंतर थे। इस प्रकार से जो हमारे वर्ड हिस्ट्री है, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।